ठीक है, ये एक डाउट रहता है हमेशा से ही कि हम किसको देखें पहले, ग्रह पीड़ित है या नहीं है, और पाप ग्रह ही शुभ ग्रहों को पीड़ित करते हैं। ठीक है, एक ही सिंपल सी बात है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे ऐसे भी चीजें बुक्स में दी गई हैं कि कैसे कैसे कोई ग्रह पीड़ित होता है, और पहले हमको किसको देखना है, किनको इंपॉर्टेंस देनी है, और बाद में हमें किनको इंपॉर्टेंस देनी है। पीड़ित के बहुत सारे रूल हैं। तो मैं अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ, उसके साथ साथ हम लोग इसको क्लियर करते हैं अपना। आज हमारा प्रिडिक्शन पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, और इससे पहले मैं पीड़ित से पहले मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। सबको क्लियर दिख रही है? ठीक है। जो न्यू है एकदम, जिनको दृष्टियां भी नहीं पता, मैं एक बार बता देती हूँ। ग्रह अपन दृष्टियां भी, जैसे जिस भाव में ग्रह बैठे हैं उस भाव के अलावा वो जिस भाव के स्वामी बनते हैं उन भाव के अलावा भी वो दृष्टियां देते हैं, एस्पेक्ट देते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र के पास सिर्फ एक ही दृष्टि है, 180 सप्तम, अपने से सप्तम भाव को देखते हैं, जो मैंने नेक्स्ट स्क्रीन में दिखा रखा है कि सूर्य अगर लगन में बैठता है तो सप्तम भाव को देखेगा, मून पंचम में बैठता तो 180 डिग्री, है ना, तो वो 11th हाउस को देखेगा। दृष्टि का मतलब है कि वो उस भाव पर, या वहां अगर कोई ग्रह बैठा है तो उस पर भी अपना प्रभाव दे रहे हैं। ठीक है, इन 4 ग्रहों के अलावा शनि, मंगल, गुरु, राहु, केतु को भी दृष्टियां दी गई हैं। सात सात तो सबके पास है, 7 तो सबके पास है, उनके अलावा इनको और दृष्टियां दी गई हैं। जैसे जुपिटर है, जुपिटर राहु और केतु को सेम दृष्टियां दी हुई हैं, पंचम, सप्तम, नवम। तो ग्रह जहां बैठा होता है उससे ही स्टार्ट करना है हमको। जैसे जुपिटर यहाँ बैठा है 4th हाउस में, तो 4th से 5th 6th, काउंटिंग तो यही है कुंडलियों की हाउस वाइज। 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 8th में उसकी 5वीं दृष्टि। तो एक जुपिटर बैठा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ग्रह जहां बैठा है वहीं से काउंट करना है। मंगल, मंगल के पास है 4, 7, 8, तो मंगल की चौथी दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और शनि के पास है 7वीं दृष्टि के अलावा 2 दृष्टियां और है, तीसरी तिरछी दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो शनि अगर किसी का 10th हाउस में बैठा है तो 10 से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं, 8, 9 और 10। ये ग्रहों की दृष्टियां हैं, जो अब जब हम देखते हैं कि किसी ग्रह पर किन किन ग्रहों का प्रभाव है तब हम इन दृष्टियों को देखते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक है जो आज का, कि कोई ग्रह पीड़ित कैसे होता है या अशुभ कैसे होता है, हमें अपने फल नहीं देता है। कोई ग्रह पीड़ित कैसे होता है, अफ्लिक्शन में कैसे आता है, या अशुभ कैसे होता है। उसके 2 सेक्टर हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है सीधा सीधा हमें उनको इंपॉर्टेंस देना है। सेकेंडरी का मतलब है जब हमें इन 4 या 5 प्राइमरी में कुछ दिखे ना, तब जाके हमें उन्हें देखना है, सीधा उन पे जंप नहीं करना है सेकेंडरी पर। ठीक है, प्राइमरी है 6, 8, 12 हमारे त्रिक भाव हैं। तो आपको पता दूस्थान है, तो इनमें कोई ग्रह आ जाता तो पीड़ा के अंदर आता। 3 और 11 सेकेंडरी है, 3 और 11 उनको भी देखना है, उनमें कोई आ जाए। शत्रु राशि पिछली बार मैंने बताई थी, मित्र राशि और शत्रु राशि। अगर सूर्य 10 नंबर और 11 नंबर में आता है तो वो उसकी शत्रु राशि है। बुध 1 नंबर और 8 नंबर में आता है तो वो उसकी शत्रु राशि है। ठीक है, नीच अवस्था, सूर्य अगर तुला में आता है तो नीच अवस्था में है। शनि अगर मेष में आता है तो उसकी नीच अवस्था है। शुक्र अगर 6 नंबर कन्या में आता है तो उसकी नीच अवस्था है। सबसे इंपॉर्टेंट है पाप ग्रहों के साथ युति। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है पाप ग्रहों के साथ युति। पाप ग्रह हैं मंगल, शनि, राहु, केतु। कोई भी ग्रह आपको दिखे राहु केतु शनि के साथ बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, तो वो पीड़ित हो रहा है। स्पेशली राहु केतु, शनि भी है बट स्पेशली राहु केतु। ठीक है,
पाप ग्रहों की दृष्टियां वो मैंने लिख दी, जो दृष्टियां आपको अभी बताई हैं मैंने। राहु केतु की पंचम, नवम, सप्तम तो देखो केतु पर ही देगा, तो उसको हम नहीं काउंट करते हैं, सामने आमने 180 डिग्री पर होते ही है। ठीक है। शनि की 3, 7, 10, मंगल की 4, 7, 8, ये प्राइमरी है। ठीक है। तो प्राइमरी ये देख लो, इसमें मैंने इसमें इसको एग्जाम्पल में भी दिया है कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। छठे भाव के अंदर मार्स बैठा है, तो कठिन भाव में बैठ गया, त्रिक भाव में बैठ गया वो, तो मार्स छठे भाव में है। और वो केतु और मार्स के साथ में है, तो वो पाप प्रभाव में भी है, पाप ग्रह के साथ भी बैठा है इस कुंडली के अंदर। ठीक है। पाप युति दोबारा वही चार्ट है, पाप ग्रहों के साथ इसकी युति हो तो शनि, मंगल और राहु केतु ही मैंने लिखे हैं इसमें। तो वो अगर बुध वाणी का कारक है, बुध मन हमारी बुद्धि का कारक है, उसके साथ में कारक ग्रह तो हमें याद रखने ही है, उसके साथ में राहु केतु शनि बैठ जाए तो बुद्धि वाणी हकला के बोलना, स्टमिंग झूठ मतलब बचपन से तुतला के बोलना, कम बोलना, ये सारी चीजें उसके कारक तत्व में दिक्कत देनी शुरू कर देंगी। जब कोई ग्रह उसके खुद के कारक तत्व हाउस का स्वामी बनता है उसमें भी दिक्कत देगा। और पहली चीज हमें देखनी है वो खुद क्या है, ग्रह खुद क्या है। ठीक है। उसके बाद शत्रु राशि और नीच अवस्था, तो वीनस यहाँ पर मेष मंगल के साथ में है, सॉरी मंगल की राशि में है। ठीक है। सैटर्न यहाँ पर स्कॉर्पियो राशि में है, वो भी उसकी शत्रु राशि है, तो आप कह सकते हो कि शत्रु राशि में ग्रह हैं। उसके बाद पाप ग्रह की दृष्टियां, मंगल से आप विनस को काउंट करिए एकता जी। मंगल से जब हम काउंट करते हैं, मंगल 10th हाउस में बैठा है, तो 10th से जब हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, वीनस पर वो अपनी चौथी दृष्टि दे रहा है। तो वीनस किसका कारक है? प्योरिटी का, प्रेम का, रिलेशनशिप का। उसके ऊपर मंगल की चौथी दृष्टि, मंगल के गुस्सा, एग्रेशन, तो वीनस रिलेशनशिप में दिक्कत दिखाता है। एक पॉइंट, जस्ट अ पॉइंट। ठीक है। ये प्राइमरी कारक हैं। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कारक। सेकेंडरी कारक होते हैं अस्त, वक्री। ठीक है। और किसी ग्रह का मतलब जिस राशि में कोई ग्रह है उसका स्वामी की स्थिति कैसी है। ठीक है। कोई भाव, पाप कर्तरी में इसमें लिखना भूल गई, पीपीटी में जब दूंगी तब कर दूंगी। कोई भाव के मतलब पांचवें भाव के एक तरफ शनि बैठा है चौथे घर में, और छठे घर में केतु बैठा है, तो पाप कर्तरी। ये सब सेकेंडरी हैं, लोग सीधा इन पे जंप कर जाते हैं और मेन पिक्चर को नहीं देख पाते। सीधी सी बात है, हम सभी ऐसे जंप करते हैं, अरे मेरा तो अस्त है मेरा, लेकिन सीधा उन पे जंप नहीं करना, मेन इंपॉर्टेंस देनी है वो किसके साथ बैठा है, उस पे दृष्टियां कौन सी है, और वो कैसे भावों में बैठा है, मेन इंपॉर्टेंस उधर देनी है। फिर अगर हमें कुछ पिक्चर नहीं नजर आती है, हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं किसी चीज को, फिर हमें आगे वाले प्रोसीजर में जाना है, सीधा जंप नहीं करना है। ठीक है। कि कोई ग्रह पीड़ित कैसे होता है, ये में अब पीड़ित, अब जो मैंने पॉइंट्स बताए वो पीड़ा के बताए। ठीक है। अगर ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए कि कोई ग्रह शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, कोई ग्रह केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, कोई ग्रह पर शुभ दृष्टियां हो, तो वो शुभ हो गया। ऑपोजिट चीज है ना, मैंने पीड़ा बता दी आपको, अशुभता बता दी, तो शुभता भी तो उनकी ऑपोजिट चीजें है ना। ठीक है। अगर वीनस गुरु के जुपिटर के साथ बैठा है, वो योग कारक मारक को एक बार साइड पे रखिए, सिंपल। वीनस बुध के साथ, बुध शुभ ग्रह है जब तक उसका पाप प्रभाव में ना आए। ठीक है। तो शुक्र के साथ बैठा है, या जैसे ये शास्त्रों में ये बोला जाता है, किसी भी भाव की पीड़ा देखने के लिए ये देखा जाता है उस पे 2 या 2 से अधिक पाप प्रभाव हो, मतलब वो खराब हो रहा है, मतलब 2 या 2 से अधिक पाप प्रभाव हो। तो मुझे बताओ, उसकी शुभता देखने के लिए 2 या 2 से अधिक शुभ प्रभाव भी तो देखा जा सकता है, ये तो नहीं लिखा गया कहीं भी। लेकिन अगर 2 शुभ ग्रह किसी भाव को देख रहे हो तो उस भाव की पीड़ा को बचा सकते हैं ना, अगर वो पीड़ित हो रहा है तो। ठीक है। तो पीड़ा अगर मैंने पीपीटी में लिखी है, अगर बुक्स में दी गई है, तो शुभता हमें समझनी है। ये लिखा जाता है बुक्स के अंदर कि कोई शुभ ग्रह उसको बचा नहीं रहा, कोई शुभ प्रभाव में वो ग्रह नहीं है। ठीक है। तो जब शुभ ग्रह देखते हैं तो उस भाव को बचा लेते हैं, पीड़ित होने नहीं देते हैं उस भाव को। ठीक है। अब हमारा दूसरा एक टॉपिक है कि ग्रहों के आपस में संबंध कैसे बनते हैं।
ठीक है, उससे पहले एक प्रिडिक्शन का पार्ट है, तो संबंध में मैं बताऊंगी। हम आज पंचांग पर आ रहे हैं कि पंचांग को कैसे पढ़ा जाता है, पंचांग है क्या और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ज्यादातर जगह पर पंचांग मुहूर्त निकालने के लिए एक सब जगह इसको प्रयोग किया जाता है। जैसे पेपर वर्क में तो पंचांग ये मिलता है, हर शहर का ये पंचांग होता है। ठीक है, ये मुहूर्त, इसमें सारे पूरे साल की कैलकुलेशन है। और नेक्स्ट ईयर का जो हमारा चैत्र मास को हिंदू दिवस होएगा, हिंदू नववर्ष होगा, उस वर्ष के हमारे पास न्यू पंचांग आ चुके हैं, अभी आ चुके हैं फुल ईयर की कैलकुलेशन के साथ में। ठीक है, इसमें सारे मुहूर्त हैं, सब कुछ है। लेकिन पंचांग, हमारा खुद का पर्सनल पंचांग भी तो होता है ना। आप किसी तिथि, आज जैसे अमावस्या है, ठीक है, तो आप किसी तिथि के दिन तो पैदा हुए होंगे, किसी वार के दिन भी तो आप पैदा हुए होंगे। आपका खुद का कोई नक्षत्र होगा। नक्षत्र कहाँ देखते हैं? जिसके अंदर आप वो जगन्नाथ होरा में जब हम देखते हैं तो चंद्रमा जिस नक्षत्र के अंदर है वो आपका नक्षत्र है, बर्थ नक्षत्र वो, और चंद्रमा जिस राशि में है वो आपकी बर्थ राशि है। तो आपका पर्सनल पंचांग भी तो है ना। जैसे ये तो ओवरऑल जनरल पंचांग है, पब्लिक पंचांग है, आज क्या तिथि है, आज क्या वार है, नक्षत्र क्या है, इन पंचांगों के योग से मुहूर्त कैसे निकाला जाता है, शुभ मुहूर्त वगैरह, गाड़ी लेनी है, मकान लेना है, नामकरण करना है, शादी रखनी है, ये। लेकिन हमारा पर्सनल पंचांग भी तो है ना, जिसको देखा ही नहीं जाता। कुंडली देखते वक्त मैं तो देखती हूँ, लेकिन जनरली मैं लोगों को नहीं देखती हूँ कि उसको इंपॉर्टेंस दें। पंचांग का निर्माण होता कैसे है? पंचांग क्या है? पंच तत्व। समय की कैलकुलेशन करने के लिए ज्योतिषियों ने समय, जो वैदिक समय जो चल रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको डिवाइड करने के लिए पंचांग का निर्माण हुआ। पंचांग मतलब पंच प्लस अंग, जिसके 5 अंग होते हैं। ठीक है, पंच प्लस अंग। और ये 5 अंग होते हैं, 5 एलिमेंट: जल, अग्नि, वायु, भूमि और आकाश। 5। और हमारी बॉडी में भी ये तत्व हैं, राशियों में भी ये तत्व हैं, ग्रहों में भी ये तत्व हैं। तो जब ये हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करेंगे तो ये पंचांग क्यों नहीं हमें इम्पैक्ट करेगा? तो मैं यही पीपीटी आगे शेयर करती हूँ। ग्रह पीड़ित कब होते हैं, ये सेकेंडरी पार्ट हमको बाद में देखना है। उसके बाद एक सेकंड, अभी किसी को, पहले मैं एक बार आगे बढ़ने से पहले, ग्रह पीड़ित कैसे होते हैं सबको समझ आ गया? अगर नहीं कोई भी डाउट है तो उसको अभी पूछ लो, क्योंकि जब हम आज कुंडली पे आएंगे, किसी को भी कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ सकता है कि ग्रह की पीड़ा कैसे देखी जाती है। वैसे जैसे कुंडलियां देखेंगे आ भी जाएगा। हाँ जी किरण जी। मैम एक एग्जांपल उसमें बता सकते हैं आप? एक पंचांग का एक राशि होते ही मैं वो एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने पंचांग लिया, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, एक पंचांग का तत्व आते ही एग्जाम्पल ही है आज। ठीक है, पंचांग 5 अंग हैं इसके: तिथि, वार। तिथि कितनी, हम सिर्फ आज तिथि पे बात करते हैं, हम सिर्फ तिथि के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वार वगैरह सब धीरे धीरे हम करेंगे। लेकिन 5 नाम क्या है? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। करण और योग तो आपने नहीं सुने होंगे। वार तो हमें पता है, जो वीकडेज हमारे होते हैं। तिथि भी हमें पता है, जो आज अमावस्या है। नक्षत्र 27 नक्षत्र तारामंडल के एक समूह को बोला जाता है। और योग, योग का मतलब है सूर्य चंद्रमा की जो लॉन्गिट्यूड होता है उससे इसका निर्माण होता है। कैलकुलेशन का एक छोटा सा पार्ट है, बट योग मतलब एडिशन। और करण हाफ ऑफ तिथि। ठीक है, तिथि का आधा भाग है। समय ये सारा मैं करवाऊंगी, बट आज हम तिथि पे बात करते हैं। पंचांग के अंदर, एक सेकेंड, 5 तत्व हैं, ये मैंने इसमें लिखे ही हुए हैं सबके, आपको दिख रहा होगा। एक अब इस स्क्रीन पूरी कवर दिख रही है क्या? पूरा ये आ रहा है अपना? एक सेकेंड, दिख रहा है ना सबको क्लियर? हाँ, तो पंचांग के 5 अंग है: तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग। तो तिथि का निर्माण होता कैसे है? जैसे सूर्य
अभी 14 जनवरी को सूर्य 10 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, चंद्रमा आपको दिख रहा है 4 नंबर में। ठीक है, तो ये पूर्णिमा है। जैसे जैसे चंद्रमा मूव करेगा, सूर्य तो 1 महीने के लिए एक ही राशि के अंदर रहता है। ठीक है, जैसे जैसे चंद्रमा मूव करेगा एक तिथि का निर्माण होगा। तिथि का निर्माण हो रहा है, चल रही है वो इनके लॉन्गिट्यूड से। जैसे सूर्य तो एक जगह पर 1 महीने के लिए आ गया, लेकिन जो डिग्री 1 डिग्री वो रोज करता है, वैसे ही चंद्रमा भी तो राशि परिवर्तन करता करता ये पूर्णिमा का है, चलते चलते उसके पास में चला जाएगा। तो एक तिथि का ये निर्माण हो रहा है, और वो ये अमावस्या का है। इस तरह से एक तिथि का निर्माण होता है। टोटल हमारा जो कुंडली है वो 360 डिग्री की है, मैंने पहले बताई है। ठीक है, एक जो राशि है वो 30 डिग्री की है। ठीक है, तो 360 को जब हम 30 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 12। टोटल तिथियां भी कितनी है? 15 शुक्ल पक्ष की और 15 कृष्ण पक्ष की। 15 शुक्ल पक्ष की और 15 कृष्ण पक्ष की, तो 30 तिथियां हैं। जब पूरा का पूरा भचक्र 360 डिग्री का है, उसको अगर हम 30 से डिवाइड करें तो 12 डिग्री की एक तिथि निकल गई। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। 30 तिथियां हैं हमारे पास, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इनको प्रतिपदा, द्वितीया, ये नाम है, एकम, दूत, कैसे भी आप बोल सकते हैं। तो शुक्ला, यहाँ पर जब शुक्ला खत्म होती है हमारी तो पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा के बाद हमारी कृष्ण पक्ष आता है। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा के बाद चांद घटना शुरू हो जाता है, तो वो कृष्ण पक्ष है। अमावस के बाद चांद बढ़ना, जैसे कल शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सूर्य किसी की भी कुंडली में सूर्य, मून, सन और चंद्रमा साथ में है, अगर किसी की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा साथ में है तो वो अमावस के आसपास का जन्म है। और किसी की कुंडली में सूर्य चंद्रमा इतनी दूर है, 180 डिग्री डिफरेंस पे है, तो पूर्णिमा के आसपास का जन्म है, एक दिन पहले या एक दिन बाद में। ठीक है, ये बनती है तिथि। अब तिथि सूर्य से, यहाँ पर सूर्य एक दिन फिक्स है। सूर्य मेल एनर्जी है, मेल एनर्जी। ठीक है, चंद्रमा फीमेल एनर्जी है, और तिथि जल तत्व है, जल को दिखाती है। जल क्या दिखाता है? इमोशंस को। ठीक है, हमारे रिलेशनशिप को। तो जो सूर्य और मेल एंड फीमेल से जो एनर्जी बनी, वो मैरिज की हैप्पीनेस को या मैरिज के रिलेशनशिप को दिखा सकती है, मैरिज के इमोशन को दिखा सकती है। ठीक है, और हर तिथि को एक ग्रह स्वामी और हर तिथि को एक देवता दिया गया है। जैसे नक्षत्रों में भी दिया गया है ना, तो हर तिथि को एक ग्रह स्वामी और हर तिथि को एक नक्षत्र देवता दिया गया है। उसको मैं अभी आपको वापस शेयर करके दिखाती हूँ। सिर्फ आपको इसमें इसी चीज को याद रखना है। ठीक है, समय के साथ जब हम आगे पढ़ने लग जाते हैं तो हमें पुरानी बेसिक चीजें बाद में याद आती हैं कि मैम ने ये भी बताया था, वो भी बताया था। अभी के लिए आपको जो तिथि में इसका ग्रह स्वामी क्या बनता है और उसके देवता कौन बनते हैं, उतना आप उसको अब इसको स्क्रीन को मतलब स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। ये देखिए, प्रतिपदा का बनता है सूर्य, द्वितीया के बनता है मून, तृतीया के मार्स, चतुर्थी के बुध, पंचमी के जुपिटर, षष्ठी के वीनस, सप्तमी के सैटर्न, अष्टमी के राहु। ठीक है, अमावस्या के और अष्टमी के राहु बनते हैं। जैसे ही अष्टमी खत्म होती है, नवमी से वापिस सूर्य, चंद्रमा, मंगल जो एक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस से वापिस ये स्टार्ट हो जाता है। तो पूर्णिमा के बनते हैं शनि और अमावस्या के बनते हैं राहु। ठीक, हमें सिर्फ ये जो तिथि स्वामी है वो याद रखने हैं। और ये तो समय के साथ आपको आ जाते हैं कि द्वितीया के ब्रह्मा जी हैं, तृतीया के गौरी हैं, गणेश है। मेन चीज याद भी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जगन्नाथ थोड़ा सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ आता है। तो मैंने एक चार्ट आपके सामने ये मैं दिखा रही हूँ। तिथि हम कहाँ देखेंगे? तिथि हम यहाँ देखेंगे। तिथि लिखा हुआ है शुक्ला षष्ठी। शुक्ला षष्ठी का मतलब है वीनस। आगे उनके देवता भी, ग्रह स्वामी भी लिखा हुआ है। ठीक है, समय के साथ हमें याद हो जाता है। तो शुक्ला षष्ठी वीनस। आज मैंने आपको बताया कि कोई ग्रह पीड़ित कब होता है। यहां पर वीनस की स्थिति देखिए, वीनस के साथ में कौन बैठा है? राहु। मैंने क्या बोला? जब भी कोई ग्रह राहु केतु के साथ आ जाए तो दिक्कत देते हैं, दिक्कत
उन ग्रहों को हो जाती है। अब तिथि जल तत्व है, इमोशन को दर्शाती है, ठीक है, और वो हमारी शादी की हैप्पीनेस को, या शादी की लॉन्जिविटी ले लीजिए, शादी की हैप्पीनेस कुछ भी ले लीजिए आप, उसको दर्शाती है। जब तिथि का स्वामी शुक्र राहु के साथ बैठ जाए तो आप शादी के बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, दिक्कत है, थोड़ी दिक्कत दिखाता है ना? ये तिथि स्वामी की एनर्जी है, ठीक है। तो ये चार्ट था श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। तो वीनस जो तिथि स्वामी बनता है वो राहु के साथ बैठा। पहला पीड़ा वीनस छठे भाव में गया, पहली पीड़ा वीनस छठे भाव में गया, ठीक है। दूसरी पीड़ा वीनस जुपिटर की साइन में गया, न्यूट्रल है बट इतना नहीं है, दो ब्रह्म, ठीक है। तीसरी पीड़ा वो राहु के साथ में गया। पीड़ा ऐसे काउंट होती है, खाली मान लो किसी का सिर्फ छठे में चला गया तो उसको इतना बड़ा नहीं बनाना है। छठे में गया ठीक है, थोड़ा अफ्लिक्शन है बट खराब होना नहीं है। उसके साथ में ये एक हमें, ये कह दो कि तिथि हमें एक हिंट दे देती है। उसके बाद सेकेंडरी उसके साथ में ही, सेकेंडरी नहीं, उसके साथ में हम देखते हैं कि कुंडली के सप्तम सप्तमेश की स्थिति कैसी है, उसको नहीं भूल सकते क्योंकि सप्तम शादी दिखाता है। तो तिथि को और उसको साथ में लेके चलना है कि तिथि का स्वामी देखना है और उसका सप्तम सप्तमेश की स्थिति देखनी। किसी का भी चार्ट हो आपके पास, कभी भी आए, आप तिथि को जरूर देखिए। किसी का भी चार्ट आए कि उसकी तिथि क्या, क्योंकि अमावस्या की एनर्जी राहु की एनर्जी है। किसी को नॉर्मल आप साइड कर दीजिए शादी, अमावस्या की एनर्जी, अष्टमी की एनर्जी राहु की एनर्जी है। तब सोचिए उसकी उस खुद जातक की एनर्जी कितनी हाई है, ठीक है। तृतीया तिथि जो होती है मंगल की है, तृतीया तिथि मंगल की है, एकादशी तिथि मंगल की है, उनकी एनर्जी कितनी हाई है, ठीक है। तो उससे भी हमको समझ, तिथि स्वामी से हमें उस जातक के नेचर को भी हम समझ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उसको टिपिकल ना करते, सिंपल तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि तिथि जल तत्व है, सूर्य और चंद्रमा की एनर्जी है, मेल एंड फीमेल एनर्जी है, तो इमोशंस को दिखाती है। और मेल फीमेल शिव शक्ति या आदि शक्ति किसका रूप है? मेल फीमेल शादी के रिलेशनशिप को दर्शाता है। तो हम वहां से समझ सकते हैं। अब अगला आता है वार। सबके पास दो ही है, आज का टॉपिक में दो ही है, तीसरा हम नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वार, अब सबके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सभी किसी ना किसी ने जन्म लिया होगा, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, रात को 12 बजे वैदिक वीकडे खत्म नहीं हो जाता है। वैदिक वीकडे सूर्य उदय, अभी सूर्य उदय 7 बजे के आसपास का है, तो वैदिक वीकडे आज जो संडे है, आज मंडे है, तो हमारा मंडे स्टार्ट हुआ है 7 बजे सुबह सूर्य उदय से लेकर अगले 7 बजे के सूर्य उदय तक। दैट मोमेंट सूर्य उदय स्टार्ट हुआ, मंगलवार स्टार्ट हो गया। वैदिक वीकडे बोला जाता है उसको। रात को 12 बजे कभी भी हम लोग उसको लिखते नहीं है कुंडली के अंदर। वैदिक वीकडे हमारा मंडे से ट्यूसडे के सूर्य उदय से पहले पहले तक। जैसे ही सूर्य उदय हुआ, फर्स्ट रे आती, सब कैलकुलेट करके पंचांग में लिखा हुआ है, जैसे ही फर्स्ट रे आती है वैसे ही हमारा ट्यूसडे स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी का भी जब जन्म दिवस लिखा जाता है कुंडली के अंदर, तो वैदिक दी, अगर रात के 3 बजे का भी किसी का जन्मदिन है तो वो सुबह से जो चल रहा है वही चलेगा, चेंज नहीं हो जाएगा 12 बजे के हिसाब से। हाँ हाँ, एएम पीएम में वही। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर में डालते हैं, मैं अभी आरती जी इसको भी क्लियर कर दूंगी, जब हम सॉफ्टवेयर में डालते हैं, सॉफ्टवेयर तो 12 बजे घड़ी के हिसाब से बने हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर जगन्नाथ थोड़ा सॉफ्टवेयर को वापस देखिए, और यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है वैदिक वीकडे। यहाँ पर नॉर्मल वीकडे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है वैदिक वीकडे। आप चाहे एएम डालिए चाहे पीएम डालिए, लेकिन आपको ये वैदिक वीकडे इसके अंदर लिखा हुआ होगा। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो क्लाइंट से, अगर आपके पास क्लाइंट का फोन आए या डेट ऑफ बर्थ उसने दिया हो 3 AM का लिखा हो, तो उससे पूछिए, मान लीजिए आज क्या तारीख, 30 तारीख है, 30 की रात को 3 बज के
किसी का जन्म हुआ है 3 बजे, तो उससे पूछिए 30 की रात थी या 31 की रात थी। उससे ये आपको पूछना है, कंफर्मेशन लेनी है, गलत नहीं उसको टाइप कर देना है, तब फिर हमें कंफ्यूजन नहीं रहेगी। मैं हमेशा पूछती हूँ, मेरे पास अगर 12 बजे के बाद के जब आ जाते हैं तो मैं पूछती हूँ ये जो आपने डेट दी है उस दिन रात का है या उससे पहली रात का है, ठीक है। और हमेशा जो एस्ट्रोसेज है, जो फोन में हमारे सॉफ्टवेयर है, उसमें दोनों वीकडे दोनों आते हैं, वैदिक वीकडे भी लिखा होता है, नॉर्मल वीकडे भी लिखा होता है, तो हमको वैदिक वीकडे को पिक करना है जो सूर्योदय से सूर्योदय तक रहता है, ठीक है। अब वार क्या है, वही सवार के तो हमें स्वामी याद करने की जरूरत नहीं है, सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार शुक्रवार यही है। सोमवार का मून है, आज मून है, ट्यूसडे का मंगल है, वेडनेसडे का बुध है, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वार क्या, अग्नि को दर्शाती है, अग्नि, फायर एलिमेंट। तो बॉडी को हेल्दी रखने के लिए अग्नि की कितनी जरूरत है। अब सर्दियों में हम गर्म चीजें खा रहे हैं ना, अग्नि को बैलेंस करने के लिए खा रहे हैं ना, अग्नि बैलेंस होनी चाहिए। तो वार का स्वामी मुझे बताइए क्या दिखाएगा आपके बॉडी के शरीर, मतलब कुंडली के अंदर। मैम हेल्थ। हाँ, वार स्वामी आपके हेल्थ को दर्शाएगा। किसी की हेल्थ कैसी है, लगन से देखते हैं हम, लगन के स्वामी से देखते हैं, लगन का स्वामी की जैसी प्लेसमेंट है वैसी आपके जीवन में हेल्थ है, ठीक है, वैसी आपकी पर्सनैलिटी है। अब उसमें अगर मैं लगन से भी मुझे थोड़ा सा और साथ में उसमें मैं वार भी ऐड कर दूं तो मैं कितना क्लियर देख सकती हूँ चीज को। लगन को तो छोड़ना ही नहीं है, कुंडली को तो भूलना ही नहीं है, सप्तम को तो छोड़ना नहीं है शादी के लिए, लेकिन वही चीज अगर मुझे वार भी दिखा दे तो मैं कितना क्लियर हो सकती हूँ उस चीज के लिए। तो वार दिखाता है हमारी हेल्थ को। वार सेम, अगर वार स्वामी आपका राहु केतु के साथ में आ जाए, अभी मैं एग्जाम्पल भी दूंगी, वार का स्वामी हमारा राहु केतु के साथ में आ जाए, शनि के साथ बैठ जाए, 6 8 12 में बैठ जाए, तो दिक्कत, देखिए सिंपल 6 8 12 में बैठ जाता है तो आप कहोगे थोड़ा दिक्कत चलता रहता है, थोड़ा बहुत, मतलब इतना स्ट्रोंग बॉडी नहीं है, ठीक है। और फिर राहु केतु के दूसरा एफ्लिक्शन राहु केतु के साथ भी आ जाए तो आपको, मतलब आप कहेंगे कि हेल्थ इशू लगे रहते हैं। ये वार स्वामी की एनर्जी दर्शाती है क्योंकि वो अग्नि को दर्शाती है, ठीक है। अब क्या होता है, मैं इससे पहले एग्जांपल दिखा दूं आपको, फिर अपन इसमें आगे बात करते हैं। किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ भी सकता है अभी तक का इसमें। और ये सब आपको दोनों है, फोन वाला जो सॉफ्टवेयर होता है एस्ट्रोसेज, उसमें भी दिख जाएगा और नॉर्मल भी दिख जाएगा। ये एक चार्ट है, ये देखिए, चार्ट में आप सबसे पहले वैदिक वीकडे देखिए, ट्यूसडे मार्स बन रहा है, मार्स की स्थिति को कुंडली के अंदर देखिए और खुद मुझे बताइए हेल्थ कैसी होगी। मैं तो बता ही दूंगी। कैसी है मैम हेल्थ। नॉट गुड बिकॉज राहु के साथ बैठे हैं। पहले तो तीसरे भाव में बैठे हैं, फिर 6 नंबर साइन शत्रु राशि में बुध की राशि में बैठे हैं, फिर वो राहु के साथ बैठे हैं, ठीक है। तो हेल्थ कैसी रहेगी, अब हमें क्लियर दिख रहा है। जबकि लग्नेश लगन में है, 4 नंबर का लगन है, मून लगन में ही बैठे हैं, वो चंद्रकला नाड़ी का एक सूत्र है, उससे बच्चे की हेल्थ खराब है, वो मैं कभी आगे बताऊंगी। लेकिन बच्चा के चार्ट है, 2017 या 18 का चार्ट है ये, और ये बच्चे को बहुत अभी तक चल नहीं पा रहा है ये बच्चा, मतलब भाग नहीं सकता, नॉर्मल चल सकता है पकड़ के पर भाग नहीं सकता ये बच्चा। तो वो हेल्थ इश्यू दिख रहा है ना। अब माँ जो तीसरी तिथि थी उसके स्वामी बने थे गौरी, माँ देवी गौरी बनी थी, तो क्या हम कह सकते गौरी देवी मतलब पार्वती जी हैं, तो पार्वती जी की पूजा करें, ये रेमेडी निकलती है फिर इसमें से, इस तरह से ये निकलती। तो वार का स्वामी अग्नि,
तिथि का स्वामी जल, वो हमारी शादी को दर्शाता है। वार हमारे हेल्थ को दर्शाता है। चलिए, अग्नि और जल दो ऑपोजिट एलिमेंट है क्या? अग्नि और जल ऑपोजिट एलिमेंट है। अगर आपकी कुंडली में वार का स्वामी और तिथि का स्वामी एक हो जाए या एक साथ बैठ जाए, क्यों नहीं हो सकता? किसी की सप्तमी तिथि है, सप्तमी तिथि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और उसका जन्म भी शनिवार को ही है, तो वार का स्वामी भी एक ही है और तिथि का स्वामी भी एक है। ठीक है, अगर वो दोनों एक बन गए, या किसी के द्वितीय तिथि है, द्वितीय तिथि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, ठीक है, और वार है मंगलवार, ट्यूसडे, मंगलवार। अगर दोनों के स्वामी साथ बैठ जाएं, चंद्रमा और मंगल, तो दो ऑपोजिट एलिमेंट इफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है पंचांग दोष। पंचांग में 5 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट अग्नि और जल ऑपोजिट एलिमेंट हैं। अगर वो कुंडली में साथ बैठ जाएं या एक ही ग्रह बन जाएं, तो वो पंचांग दोष के अंदर आता है। अब पंचांग दोष का फल क्या, इतना समझ आ गया? फल मैं बताऊंगी। इतना किसी को भी डाउट है तो मेरे से एक बार पूछ लें, अगर नहीं समझ आया तो। अब पंचांग का फल, पंचांग दोष 2 टाइप के होते हैं, मैंने आज पहले टाइप का बताया है। ठीक है, पंचांग से 3 दोष बनते हैं कुंडली के अंदर, ये पहले टाइप का पंचांग दोष है। पंचांग से 3 दोष बनते हैं। तो अगर किसी के जल और अग्नि के ग्रह स्वामी एक हो जाएं या एक साथ बैठ जाएं, या तो वो हेल्थ में इश्यू देंगे या शादी में दिक्कत देंगे। दोनों में से बहुत रेयरली चांस होता है कि दोनों बैलेंस, एक बुरी तरह से इफेक्ट होती है। अब ये डिफ्रेंशिएट करना मैम कि शादी ही जाएगी और हेल्थ ही जाएगी, फिर हम सप्तम लग्नेश को भी फिर ऐड करते हैं, प्रॉपर तरीके से देखते हैं। उसके मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगी, बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास, लेकिन टॉपिक आपको समझ आ गया। पंचांग दोष, पहला पंचांग दोष वही कैसे, अगर वो एक स्वामी बन जाता है, 6, 8, 12 में आ जाता है, दृष्टियां आ जाती है, पाप प्रभाव आ जाता है, पाप ग्रह के साथ बैठ जाता है, तो पंचांग दोष बढ़ जाता है। सिंपल है, ग्रह बन रहा है तो वो कम है, उसका स्ट्रेंथ भी तो बढ़ेगा ना। किसी को कोई थप्पड़ लगा रहा है, वो कितना तेज लग रहा है और कितना धीरे लग रहा है, उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड है ना। सेम, दोष कितना बड़ा है, एफ्लिक्शन कितना बड़ा है, कितना कम है, वो भी स्ट्रेंथ पे डिपेंड है ना, कि उसको कितना पाप प्रभाव मिल रहा है। तो दोष किसी के लिए बड़ा है वो दोष, किसी के लिए वो दोष कम है। ठीक है, तो मैं एक चार्ट शेयर करती हूँ। अब हम प्रैक्टिकल, आज का इतना ही है, ठीक है। अब इसको कुंडलियों पर कैसे लगाएंगे, और साथ में जितनी भी कुंडलियां आपके पास हैं, जितनी भी कुंडलियां, मैं आपको एक दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। मेरे पास कुछ भी आता है ना, तो यहाँ पर मैं कुंडली बनाती हूँ, यहाँ पर उसका पंचांग लिखती हूँ पूरा, यहाँ पर क्या दशा चल रही है खुद मैं लिखती हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, नोटबुक के अंदर जितनी भी कुंडलियां आपके पास है, चाहे आप 10 पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अभी 10 पे सीख रहे हैं, 15 पे सीख रहे हैं, 20 पे सीख रहे हैं, कुंडली बनाइए। आज 2 एलिमेंट बताए हैं, तिथि एंड वार, उनको लिखिए, उनके कौन ग्रह स्वामी बनते हैं और कैसी हेल्थ की स्थिति है। अगर कोई दोष के अंदर आ रहे हैं तो, नहीं आ रहे हैं तो लीव इट। ठीक है, पीड़ा में नहीं है तो लीव इट। अगर किसी दोष में आ रहे हैं तो क्या हेल्थ इफेक्ट कर रही है, क्या शादी दिक्कत दे रही है, ये आज का आपका काम है। कम से कम 10 कुंडलियों पे अगर नहीं किया तो ये साफ हो जाना है, क्लियर, क्लीन, ये साफ हो जाना है। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को बार बार सुनिएगा, रिकॉर्डिंग आपकी हो रही है, कि D1 चार्ट के अलावा एक शादी का चार्ट एक और होता है D9, जिसको बोला जाता है नवमांश चार्ट। नवमांश मतलब हमारी शादी के, वैसे तो लोग सब कुछ देखते हैं, देखिए, देखने को आप कुछ भी किसी भी वर्गा चार्ट से देख सकते हैं,
लेकिन वो शादी का चार्ट है, फल है। ठीक है, शादी कैसी रहेगी? अगर किसी की कुंडली में, मैं अभी दिखाऊंगी एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल दिखाऊंगी, अगर किसी की कुंडली में आपको D1 में तिथि स्वामी की स्थिति अच्छी नहीं दिखती है तो उसको D9 में भी चेक कर सकते हो, क्योंकि हम सप्तमेश की स्थिति को D9 में चेक करते हैं। तो तिथि शादी दिखाती है तो उसको भी D9 में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी के चार्ट में अगर D1 में आपको नहीं दिखा रहा है तो D9 में आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं अभी एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको, 2 से 3, 1 मिनट दीजिएगा। हमेशा ये पंचांग दोष आना, ये सब आना का मतलब ये नहीं होता कि वो शादी टूट जाएगी, डिवोर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके और भी हैं, मैं अभी आपको उसको क्लियर कर देती हूँ इस चार्ट के साथ ही। एक सेकंड, ये रहा चार्ट, मैं नाम अलग सेव कर दिया था। ये चार्ट दिख रहा है सबको? सबसे पहले एक ही चीज देखनी है आज के टॉपिक के हिसाब से, तिथि का स्वामी और वार का स्वामी कौन बन रहा है यहाँ पर आपको। तो तिथि का स्वामी बन रहा है बुध और वार का स्वामी बन रहा है सूर्य। उसकी प्लेसमेंट देखिए कुंडली के अंदर, तिथि का स्वामी बुध बन रहा है, छठे भाव में है। वार का स्वामी सूर्य बन रहा है, वो भी साथ में ही है। तो पंचांग दोष के अंदर ये चीज आ गई। फिर वो कहाँ बन रहा है? वो छठे भाव में बन रहा है। फिर वो शनि और राहु, दो पाप ग्रहों के साथ में है, और मंगल की अष्टम दृष्टि है। सप्तम अष्टम नहीं है, 9th बनती है, अष्टम तो 5th हाउस पे। मंगल की दृष्टि नहीं है, सिर्फ राहु केतु एक्सेस में आ गया, क्योंकि केतु भी तो 180 डिग्री पर बैठा है। ठीक है, और शनि साथ में बैठा है। तो ये ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पंचांग दोष के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन अब मैं इनकी शादी की आपको स्थिति बताती हूँ। हमेशा डेथ हो जाएगी, डिवोर्स हो जाएगा, नहीं, हमको हमेशा पॉजिटिव सोचना होता है। हम पॉजिटिव नहीं होंगे तो हम क्लाइंट को भी पॉजिटिव नहीं कर सकते, देखो सीधी सी बात है। ठीक है, तो इनकी शादी काफी जल्दी एज में हो गई थी, पर शादी की ये स्थिति है कि हस्बैंड की जॉब अलग सिटी में है और इनकी जॉब अलग सिटी में है, जिसकी वजह से कभी महीने में 1 बार या 2 बार इनका मिलना होता है। ठीक है, सेकंड, हेल्थ में भी जब से मैंने, मेरा एक क्वेश्चन था इनको, मैंने कहा जब से आपकी शादी हुई आपकी हेल्थ कैसी है? क्योंकि शादी के बाद ही पंचांग दोष एक्टिव हुआ है ना, पहले तो नहीं हुआ ना, शादी हुई है। ठीक है, तो बोले जब से शादी हुई है कुछ ना कुछ वीकनेस, कुछ ना कुछ मतलब चलता ही रहता है, चेकअप मैं करवाती ही रहती हूँ, मुझे ना तो रिजल्ट मिलता है पर मेरे चेकअप चलते रहते हैं। तो आपने देखा इतना स्ट्रॉन्ग पंचांग दोष है, शादी है पर शादी का सुख नहीं है ना। बच्चे, हस्बैंड तो रहते हैं गाँव में, ये दिल्ली में जॉब कर रहे हैं। तो हमेशा हमें ये नहीं सोचना है कि डिवोर्स हो गया, दूरी भी दर्शाता है पंचांग दोष। ठीक है, ये तो था अलग अलग जब होते हैं, और जब सेम होता है, सेम सेम में मैंने दिक्कत ज्यादा देखी है जब वार का स्वामी और तिथि का स्वामी सेम हो जाए, मतलब सैटर्न सैटर्न जो मैंने एग्जांपल दिया, सप्तमी और सैटरडे जैसे भी है ना, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसका मैं एक चार्ट दिखाती हूँ आपको और फिर बताती हूँ। एक सेकंड, ये आपको चार्ट इकट्ठे करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि मेरे पास हम अभी से हैं या कुछ है, मैंने इकट्ठे किए हैं। जैसे क्लाइंट के आते हैं तो हम पूछते हैं ना उनसे कि आपका कैसा चल रहा है, लाइफ कैसा चल रहा है,
पूछते ही हम लोग सारी बातें उनसे, तो फिर आपको ये चीजें, आपको भी ये चीजें करनी पड़ेंगी इकट्ठी। चलिए मैं चार्ट वापिस शेयर करती हूँ, चेंज होने पे चार्ट दिखता नहीं है। यहाँ पर देखिए तिथि का स्वामी बनता है चंद्रमा और वार का स्वामी भी बनता है चंद्रमा, मंडे एंड द्वितीया, कृष्णा द्वितीया। कृष्णा द्वितीया मतलब पूर्णिमा के 2 दिन बाद, ठीक है। और मंडे, वार का स्वामी बैठा है चंद्रमा के साथ, राहु की, राहु तो है ही है, सूर्य की भी, सूर्य भी क्रूर ग्रह है तो सूर्य की भी दृष्टि है। तो आपको दिख रहा है कि हेल्थ या शादी में दिक्कत दिखाता है, पंचांग दोष दर्शा रहा है ये आपको, ठीक है। ये रमन महेश्वरी जी का चार्ट है, शादी नहीं है। आप जितने भी सन्यासी लोगों के चार्ट देखोगे ना, मैंने ये इकट्ठे, ये मैंने नहीं इकट्ठे किए, जगन्नाथ थोड़ा सॉफ्टवेयर के अंदर है, डाटा के अंदर, वहां पर आपको 3 से 4 चार्ट के अंदर सेम मिल जाएगा। जैसे एक और चार्ट इसी में अभी मैंने जैसे डाटा खोल रखा है, एक सेकेंड, आपको ऐसा नहीं कि हर बार ऐसे डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि मैंने तो अभी देखो बहुत ज्यादा इस पे काम किया हुआ है, तो मैं इसको रेगुलर रेगुलर देखती रहती हूँ, रेगुलर मैं इस पे अपना काम करती हूँ रेगुलर। आपको भी समय लगेगा पर चीजें मिल जाएंगी कि कैसे। अब जिसका भी चार्ट उठाओगे, जिसका भी शादी में दिक्कत आ रहा है, 80% चार्ट में, 80% चार्ट में आपको साफ दिखा देगा कि यहाँ पर दिक्कत है। अभी मुझे नहीं वो चार्ट मिल रहा है, लेकिन आपको वो टॉपिक समझ आ गया कि टॉपिक क्या है। जब ग्रह स्वामी सेम होते हैं तो दिक्कत ज्यादा दिखाते हैं, जब अलग अलग होते हैं लेकिन साथ में बैठ जाए कुंडली के अंदर तब दिक्कत दिखाते हैं। या जुपिटर, सॉरी, जो भी आपका स्वामी बनता है नवमांश में भी दिक्कत दिखाता है। तो अभी हमें क्या जज करना आ गया, हमें शादी जज करनी आ गई। हमें क्या जज करना आ गया, हमें हेल्थ जज करनी आ गई कि किसी की हेल्थ को हम कैसे देख सकते हैं, किसी की शादी को हम कैसे देख सकते हैं। तो किसी के पास कितना इस जितना भी आज करवाया इस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल अभी हम लेते रहेंगे, पर मैंने टॉपिक छोटा रखा था क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगता है। हाँ जी आकाश जी। मैम जैसे ये चीज अब हस्बैंड वाइफ के दोनों के चार्ट में होगी ये चीज? जरूरी नहीं क्योंकि है। एक जरूरी नहीं। जैसे हस्बैंड का चार्ट हम देख रहे हैं हम्म और उसमें ये चीज नहीं आ रही, बट उनकी हम्म मैरिज लाइफ सेटल नहीं चल रही, हाँ, तो तो वाइफ की चार्ट में हो सकता है ये। अच्छा, मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों के में ही आएगा। हाँ हाँ, जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। साथ में हमारी दशाएं भी मैरिड लाइफ में दिक्कत करवा देती हैं। दशा पीरियड चलता है ना, वो ग्रह भी कई बार दिक्कत करवा देता है। शुरू में दिक्कत नहीं होती है, समय के साथ हो जाती है, तो वो दशा का पीरियड, मतलब सप्तम सप्तमेश की दशा है, राहु की दशा है, उसका कोई कनेक्शन बन रहा है, समय के साथ हम कुंडलियां देखेंगे जब सीखेंगे, वो भी दिक्कत दिलवा देता है। दोनों के चार्ट में जरूरी नहीं है बने। चार्ट है मेरे पास, एक और चार्ट है, उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, 1986 बॉर्न है, उनके दोनों सेम बनते हैं, ठीक है। 86 बॉर्न है, बहुत जगह सगाई की बात चली बहुत, पर शादी नहीं है। शादी में दिक्कत दिखाता, अग्नि और जल का सेम कॉम्बिनेशन होना शादी में दिक्कत दर्शाता ही है। आप लोगों, अभी क्या होता है कि हम लोगों ने जब कुंडलियां कम देखी होती है ना, हमने कनेक्ट कर पाते। अगर हमारे पास, जैसे हम लोग जब बैठते थे विनायक सर की क्लास में या सुनील जॉन सर की क्लास में, तो सर जैसे कोई सूत्र बताते थे वो दिमाग में वैसे बैठ जाता था, क्योंकि कुंडलियां देख रखी होती थी, कुंडलियां ऑलरेडी इतनी देख रखी होती थी कि वो बैठ जाता था कि उन्होंने ये बताया वो वैसे अप्लाई हो रहा है। तो अगर आप आगे से अब क्लास में बैठ रहे हैं तो आपके पास एग्जाम्पल चार्ट होने चाहिए। वाह, अगली क्लास के अंदर हम वहीं पर जहां पर पंचांग हमारा लिखा हुआ, वहां योग भी लिखा हुआ है, नक्षत्र भी लिखा हुआ है, करण भी लिखा हुआ है। करण से पूरा करियर देखते हैं हम लोग, लेकिन हम कैसे उसको कनेक्ट कर पाएंगे जब तक हमारे पास कुंडलियां ही नहीं होंगी। क्लास तो मैं बहुत बड़ी कर सकती हूँ, एक दिन में बहुत कुछ दे दूं, सारा पंचांग आज ही करवा दूं, लेकिन फायदा क्या जब तक हम लोग उसको
पढ़ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। तो आज अभी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज आप लोगों का, कि कैसे हमें कुंडली देखना शुरू करना है, हमें स्टार्टिंग लेवल क्या होना चाहिए कुंडली देखने का। ये तो आज का टॉपिक था कि हमें दृष्टियां बताई, जो न्यू है उनके लिए मैंने दृष्टियां बताई, जिन्होंने दृष्टियां नहीं पढ़ी हुई। उसके बाद पंचांग पीड़ा कैसे होती है, तो वो पीड़ा, अशुभता, शुभता हमें साथ ही समझनी है। ठीक है, अब हमें कुंडली देखना स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि 3 से 4 क्लास के बाद टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा कुंडली का, कि टाइमिंग इवेंट कैसे निकालने, 2 या 3 क्लास के बाद। ठीक है, तो हमें अब कुंडली देखना उठाना पड़ेगा। फ्रेंड्स का मांगिए, रिलेटिव का मांगिए, किसी का भी मांगिए, पर 10 से 15 कुंडलियां अपने पास इकट्ठा, जिनको आप जानते हो, रखना शुरू करिए। नहीं तो जब तक हम कोर्स खत्म होने के बाद जब इस पे बैठेंगे तो मामला साफ है, क्लीन हो जाना ऊपर से। ठीक है, क्योंकि अभी तो मैं रेगुलर उसको हर हफ्ते रिवीजन करवा रही हूँ, हर हफ्ते उसको करवा रही हूँ। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद नहीं हम लोग उसको कैच कर पाते हैं। ठीक है, तो कुंडली देखना स्टार्ट, पहली चीज हमें क्या करनी है, कैसे कुंडली देखना स्टार्ट करना है ना उसको। और आप लोग उसमें अनम्यूट कर सकते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं उसके साथ में मैं कुंडली शेयर कर रही हूँ। 2 मिनट मुझे दीजिए, और मैं ये रिकॉर्डिंग बंद करके दूसरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट भी कर रही हूँ।